हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। इसके पहले हमने देख लिया था कि एटम किसे बोला जाता है। तो एटम यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए, वो उसी पार्टिकल को क्या बोला जाएगा? एटम बोला जाएगा। ठीक है, और एटम की साइज मेजर करनी हो तो हमने उसका यूनिट भी लिया था, जो कौन सा था? नैनोमीटर था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो एलिमेंट है उनके सिंबल कैसे किए किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सिंबल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यू कहे तो IUPAC के थ्रू वह हर एक सिंबल किया जाता है, हर एक एलिमेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात हमने प्रीवियस टॉपिक में कर ली थी। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सारे एटम जो होते हैं उन एटम का कोई पर्टिकुलर मास होता है या नहीं होता। ठीक है, और होता है तो फिर साइंटिस्ट ने, यानी कि ऐसे तो किस तरह से उन्होंने मास को, एटॉमिक मास को फाइंड किया। ठीक है, यानी कि एटम तो कैसा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और छोटे होने के बावजूद भी उन्होंने हर एक एटम का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास पर्टिकुलर होता है वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास इन शॉर्ट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एटम है उनके जो खुद के मास हो गए उसे क्या बोला जाएगा? एटॉमिक मास। बट ये किस तरह से मेजर किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसके अंदर, उस थियरी के अंदर जो डाल्टन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पूरा एटॉम के ऊपर अपने कंक्लूजन दिए हुए, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी उनको ऑब्जर्वेशन मिला, वो सारे ऑब्जर्वेशन किन के अकॉर्डिंग है? एटॉम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। यानी कि हमें पता है कि हर एलिमेंट, एलिमेंट किन का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, तो हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का कुछ हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटम का कैरेक्टरी एटॉमिक मास होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो वो किसके ऊपर से उन्हें पता चला था? तो उन्होंने किसके थ्रू बताया था? तो एटम की थियरी जो डाल्टन ने दी थी उसके ऊपर से उन्होंने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद, बट डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। बट ये कोई पर्टिकुलर एटम या फिर इंडिविजुअल एटम का कोई रिलेटिवली मास आपको फाइंड करना हो, या फिर उस इंडिविजुअल एटम का मास आपको फाइंड करना हो, तो वो पर्टिकुलरली एक ही एटम को लेकर आप मास फाइंड कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो इस तरह के अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, जिसकी वजह से, क्योंकि एटम क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इस तरह से पर्टिकुलर एटम को लेकर हम उसका मास मेजर कर सकते नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल एटम का मास डिटरमाइन करना, उसे जांच करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। ठीक है, तो फिर उन्होंने किस तरह से एटॉमिक मास फाइंड किया? तो रिलेटिव एटॉमिक मास वे डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड फॉर्म। तो फिर उन्होंने जो कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि हमें पता है कंपाउंड यानी कि कंपाउंड किसे बोलते हैं? तो जो एक या दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई ना कोई कंपाउंड का पर्टिकुलर मास होता है। ठीक है, तो उनके ऊपर से फिर उन्होंने क्या किया? पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करने का ट्राई किया। ठीक है, तो वो कैसे? तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड एक कंपाउंड हो जाएगा जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CO। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड का क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला CO। और वो किसका बना हुआ है? तो कार्बन एंड
ऑक्सीजन का। ओके, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो मासिस चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 3 ग्राम कार्बन होना चाहिए। ओके, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा हो तब, और इसके साथ साथ 4 ग्राम कितना क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाके क्या फॉर्म हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो या फिर हम इससे और भी अदर वर्ड में भी बोल सकते हैं कि कार्बन कंबाइंड विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 4/3 टाइम्स गुना ज्यादा मास ऑक्सीजन वाले मास के साथ वो क्या कर रहा है, कार्बन कंबाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ग्राम कार्बन है, यानी कि कार्बन की मात्रा मास की क्या है, कम है, ये एज कंपेयर ऑक्सीजन कितना है, 4 ग्राम, तो उसकी कार्बन की कंपैरिजन करें ऑक्सीजन के साथ तो वो कितना हो जाएगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम सपोज करें कि जो atomic mass unit as equal to the mass of one carbon atom, then we would assign carbon an atomic mass of 1 unit। अब हम कार्बन को एटॉमिक मास के लिए सपोज कर ले, एटॉमिक यूनिट के लिए, एटॉमिक मास के यूनिट के लिए, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 1U हो जाएगा। और उसके कंपेयर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1.33U। अब ये U जो है वो एटॉमिक मास का यूनिट हो जाएगा, जो किन ने दिया हुआ है, IUPAC ने दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग IUPAC एटॉमिक मास का जो यूनिट है वह क्या हो जाएगा, स्मॉल u, जिसे बोला जाता है यूनिफाइड मास। ठीक है, और इसके पहले जो एटॉमिक मास का यूनिट जो चलता था वो क्या था, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये आप दोनों ही याद रखना है आपको। पहले IUPAC के थ्रू ये नाम दिया गया था एटॉमिक यूनिट का, यानी स्मॉल u, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1U या फिर 1.33U करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके पहले जो था वो कौन सा था, AMU था। AMU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन को सपोज करें एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास के यूनिट के लिए, तो कार्बन का 1U हो जाएगा एटॉमिक मास एक कार्बन के एटम का। ठीक है, अब इसी तरह ऑक्सीजन एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो 4/3 करोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1.33 समथिंग आने वाला है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 1.33U, यानी U मीन्स एटॉमिक यूनिफाइड मास। ओके, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1.33 यानी कि यहाँ पर वॉल नंबर में यूनिट मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू मिल रही नहीं है। तो अब साइंटिस्ट यानी कि जो भी साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे तो वो क्या करने का ट्राई किया, तो जो भी एटॉमिक मास है वो हमें पर्टिकुलरली वॉल नंबर में मिले ऐसा उन्होंने ट्राई किया। ठीक है, तो बट इट इज मोर convenient to have this number as wall number or near to a wall number as possible। तो उनके थ्रू ये पॉसिबल करने का ट्राई किया, या फिर जो भी एटॉमिक मास थे वो जो भी मिले वो इस तरह से मिले कि वो क्या हो, वॉल नंबर में मिले। ठीक है, या फिर वॉल नंबर के नियर मिले। ठीक है, तो फिर उन्होंने कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एलिमेंट को भी एटॉमिक मास के यूनिट के कंपैरिजन करने का ट्राई किया। तो उसमें से एक जो एलिमेंट उन्होंने लिया था वो कौन सा था, ऑक्सीजन का भी ट्राई किया था। कि while searching for various atomic mass unit, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने ऑक्सीजन को भी एटॉमिक मास के यूनिट के लिए एक अप्रूवल यानी कि स्टार्टिंग में अप्रूवल दिया था। ठीक है, और इसका देने का रीज़न क्या था, तो वह
कि जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट ऑफली लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ क्या करता है, का कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी कि मोस्ट ऑफली ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। और इसके साथ साथ जो एटॉमिक मास का यूनिट हम ऑक्सीजन ले तो उसके कंपेयर बाकी के एलिमेंट के जो एटॉमिक मास मिलते हैं वो भी कैसे मिल रहे थे, वॉल नंबर में मिल रहे थे। तो कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन को भी एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है या फिर एटम है उसे एक यूनिफाइड एक एटॉमिक यूनिट के लिए, एटॉमिक मास के यूनिट के लिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए लिया गया था। ठीक है, 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास है वो क्या है, 16U है। ठीक है, बट वहां पर उसका 1/6 पार्ट, ओके, वो फिर पर्टिकुलरली एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास के यूनिट के लिए कंपैरिजन करने के लिए लिया गया है ऐसा। अब आगे कि इन 1961 for a universally accepted atomic mass unit is carbon 12 isotope was chosen and standard reference for measuring atomic mass। तो फिर उसके बाद फाइनली जो यूनिवर्सली जो एटॉमिक मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट लेने में आया वो कौन सा था, तो कार्बन 12 का आइसोटॉप। ठीक है, तो ये जो कार्बन आइसोटॉप किसे बोला जाता है वो हम पढ़ेंगे। शॉर्टली यहाँ पर समझा दूँ तो आइसोटॉप यानी कि जो एलिमेंट होते हैं या फिर एटम होते हैं उनके कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ले तो उस एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास हमें कैसे मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वह क्या पाया जाता है, सेम पाया जाता है। ये आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, बट अभी वर्ड आया है तो आप अभी इतना समझ लो कि जो भी एलिमेंट होगा जिनके आइसोटॉप होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं बट एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम। तो इसी तरह कार्बन के भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि कार्बन के दूसरे टाइप्स या दूसरे फॉर्म है जिनके एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसमें से कार्बन 12 जो है वो लिया गया है यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एटॉमिक मास के यूनिट के लिए। ठीक है, तो कार्बन 12 का आइसोटॉप और उसमें से भी कार्बन का 1/12 पार्ट वह एक एटॉमिक मास के यूनिट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए उसे कंक्लूड किया गया या फिर यूनिट मास एटॉमिक मास के लिए लिया गया। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है कि मास यूनिट ऑफ इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, यानी कि कार्बन आइसोटॉप, कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसका 1/12 पार्ट, ठीक है, उसे क्या लिया गया, मास एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ द रिलेटिवली एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। और इसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट के जो रिलेटिवली मास थे वो फिर किसके रिस्पेक्ट में लेने के स्टार्ट हुए, इस कार्बन 12 के आइसोटॉप के रिस्पेक्ट में। और इसके बाद फिर क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम थे उनके मास फिर फाइंड होने का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बाद जो अब कुछ एलिमेंट के हम एटॉमिक मास के बारे में बात करें, एटॉमिक मास का यहाँ पर यूनिट क्या ले लेंगे, यू, यूनिफाइड मास। तो वो बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1U हो जाएगा, कार्बन का 12U हो जाएगा, एन कैपिटल एन मीन्स नाइट्रोजन 14U हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16U हो जाएगा, Na कैपिटल एन स्मॉल ए जो सोडियम का सिंबल है जो हो जाएगा 23U हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम एम कैपिटल एम स्मॉल जी तो वो हो जाएगा 24U, सल्फर, सल्फर का हो जाएगा 32U, एंड क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5U, एंड कैल्शियम का हो जाएगा 40U। ठीक है,
तो ये कुछ आपको एलिमेंट के मास याद रखना है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर एटॉमिक मास के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों आपको समझने हो तो एक एक्टिविटीज के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि कोई फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर, ठीक है, वो अपने फ्रूट सेलिंग कर रहा है बट विदाउट वेट, विदाउट कोई वेट के बगैर वो सेलिंग करना चाहता है, ठीक है, या फिर उसके पास कोई वेट मेजर करने के लिए है नहीं, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, फ्रूट की सेलिंग कर सके, ठीक है। तो अब विदाउट वेट के वो कैसे सेलिंग कर सकता है, तो उसने क्या किया, यानी कि ये एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में भी दी है, ठीक है, उसकी फिगर भी दी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना कि जो अब उसने किया क्या, तो एक वाटरमेलन था, क्या, वाटरमेलन, ठीक है। तो उस वाटरमेलन का हम उसने सपोज कर दिया कि 12 यूनिट उसका मास है, या फिर हम सपोज कर ले नॉर्मली 12 यूनिट है, ठीक है। अब उसने किया क्या, इस वाटरमेलन के 12 इक्वल पार्ट बनाए, क्या बनाए, 12 इक्वल पार्ट बनाए, ठीक है। तो इसमें से हर एक ईच पार्ट का जो मास बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1/12 बनेगा, ठीक है। ईच पार्ट का मास, ये 12 इक्वल पार्ट हुए तो हर एक पार्ट का जो मास होगा वह कितना होगा, 1/12 जितना होगा, ठीक है। और फिर इसे एक स्टैंडर्ड, क्या, इससे एक स्टैंडर्ड यूनिट के लिए उसने क्लासिफाई किया है, ठीक है, यूनिट के लिए उसे लिया गया, ठीक है, और उसका यूज किया, यानी कि जो एक पार्ट उसने ये वाटरमेलन का लेकर बाकी के सारे फ्रूट की सेलिंग की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर से हमें समझना क्या है कि सपोज कर लो कि ये किसका एटम है, कार्बन का, जिसका मास कितना था, 12U, जिसका मास कितना था, 12U। अब इसके हम 12 इक्वल पार्ट करें तो हर एक पार्ट का जो मास होगा वह कितना हो जाएगा, 1/12 जितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो कार्बन 12 के आइसोटॉप का जो 1/12 पार्ट का जो मास है उसे क्या क्लासिफाई किया है, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में उसे लिया जाता है। तो अब यहाँ पर भी कुछ इस तरह से आपको एक ये फ्रूट सेलर के एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या बता रहा है, ये जो दोनों सेंटेंस हमने देखे कि जैसे कि यहाँ पर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू दी एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पर हमने ये जो देखा वो ये वही समझा रहा है कि एक एटम हम कार्बन का ले, उसका 12U मास हो जाएगा, ठीक है, आइसोटॉप 12 है, इसकी वजह से उसका मास कितना है, 12U, और उसके 12 इक्वल पार्ट हो करे या फिर 12 इक्वल पार्ट का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, या फिर उस हर एक पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो 1/12 जितना। तो फिर वह 1/12 जो कार्बन एटम का जो मास है उसे फिर दूसरे एटम के मास मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड वेट के फॉर्म में लिया जाता है, और फिर उसी के थ्रू फिर क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट के मास या फिर डिफरेंट एटम के मास फाइंड हुए, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखे। ओके, तो वैसे तो 118 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ मास होता है, तो फिर उसके रिलेटेड उनके फिर मास फाइंड किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर एटॉमिक मास के बारे में कि वो कैसे साइंटिस्ट के थ्रू मेजर किया गया था, ठीक है। थैंक यू।